ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अविद्यार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए सितंबर का मध्य भाग कैसा रहेगा। देखिए, मीन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि मुख्य तौर पर देखें तो कई ग्रह आपकी राशि से बड़ा महत्वपूर्ण संबंध रखते हैं और एक सबसे बड़ा ग्रह, यदि दो ग्रहों में हम विभाजित करने का प्रयास करें आपकी संपूर्ण राशि के हिसाब से ग्रहों को, तो दो मुख्य ग्रह हैं, बृहस्पति और बुध। बृहस्पति ग्रह आपके दो केंद्रों का स्वामी है और लग्न का और साथ साथ दशम भाव का। उसी प्रकार से बुध ग्रह आपके चतुर्थ और सप्तम भाव का मालिक है और बुध ग्रह महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना रहे हैं इस सितंबर के मध्य भाग में। अभी वक्री चल रहे थे, फिर मार्गी होंगे और अभी अस्त चल रहे हैं, फिर उदय भी हो जाएंगे और ऐसे में इनके उदय होने से आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग बनेंगे। बुध ग्रह वास्तविक तौर पे संसारिक बुद्धि का मालिक है और आपकी राशि के अनुसार से बात करें सुख का और कई प्रकार के कंफर्ट का भी मालिक दिखाई देता है और ऐसे में बुध का परिवर्तन होना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को, आपके योगिक क्षमता को विशेष तौर पर बहुत अद्भुत प्रकार से इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास कर सकता है, अदम्य उत्साह बढ़ा सकता है और साथ साथ परिवर्तन लाने के योग बन सकते हैं। लेकिन साथ साथ एक बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने धन संबंधित चीजों में बहुत ज्यादा सावधान होकर चलने की जरूरत दिखाई देती है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि धन आप बनी बनाई बात को कहीं लात मार के आ जाए। तो इन सब चीजों को समझ लीजिए और फिर उसके साथ अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें। देखिए, ज्योतिष विज्ञान जो है वो समय को बताता है कि क्या समय आपके लिए किस करवट बदलने वाला है और जो बुद्धिमान होते हैं उस समय को पहचान कर अपने समय को और शुभ करने का प्रयास करते हैं, अशुभ को दूर भगाने का प्रयास करते हैं। तो जो सितंबर का मध्य भाग है मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 सितंबर की। देखिए, 11 सितंबर का जो पंचांग है वो आपको सबसे पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि पंचांग के बाद ही ग्रहों की गणना के बारे में हम अच्छे समझ सकते हैं। तो 11 सितंबर का जो पंचांग है वो बताता है कि भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है, द्वादशी तिथि है, उस दिन सोमवार का अवसर है और चंद्रमा कर्क राशि यानी आपके पंचम भावों में शुक्र के साथ स्थित होने हैं उस दिन। और पंचम भाव के चंद्रमा शुक्र के साथ जब स्थित हों गोचर के अंदर तो साफ साफ दिखाता है व्यक्ति कि जमीन जायदाद से कहीं ना कहीं बड़े चीजों से, वाणी से, बुद्धि से कुछ बड़ा लाभ होने के योग बन सकते हैं और आपको अपने विचारों के अनुसार से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उसके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई देंगे, काम बनते दिखाई देंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ दान पुण्य करें, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। उस दिन गोवत्स द्वादशी है। कहा जाता है कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में हर चीज का नियम बना हुआ है। गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी इत्यादि समस्त चीज हम भक्षण करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सबसे पहला अधिकार जो है उन सब चीजों का गोवत्स के ऊपर यानी बछड़े के ऊपर होता है। तो उस दिन कहा जाता है शास्त्र के अनुसार से कि किसी भी व्यक्ति को गाय का दूध नहीं भक्षण करना चाहिए, केवल गाय के बछड़े की सेवा करनी चाहिए और उसको दूध पिलाना चाहिए। ये सब प्रकार कार्य कर लेने से माँ का आशीर्वाद भी मिलता है और साथ साथ गौ के अंदर जो समस्त देवताओं का वास होता है उसकी प्रसन्नता से आपके जीवन में अभ्युदय होने के योग बनेंगे। तो सुंदर उपाय करें, गौ की सेवा करें, गौवत्स को गुड़ इत्यादि खिलाएं, उनका पूजन करें, तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इसको करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। वहीं बात कर लेते हैं 12 तारीख की। 12 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि उस दिन त्रयोदशी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की रहेगी और साथ साथ मंगलवार का अवसर रहेगा। उस दिन त्रयोदशी होने के कारण से प्रदोष भी बना हुआ है और भौम होने, मंगल होने से भौम प्रदोष बन गया है। ये बड़ा सुंदर योग है। भौम प्रदोष जो है वो कई प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला होता है। समस्त प्रकार के विशेष तौर पर ऋण से मुक्ति देने वाले योग बन सकते हैं और यदि घर में कलेश चल रहे हैं, अननेसेसरी के बहुत ज्यादा जीवन में दिक्कत चल रही है, तो उन सबको शांत करने के लिए भी आप उपाय कर कर अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। देखिए, इन दिनों ग्रह जो आपके हैं थोड़ा सा अननेसेसरी क्लैश दे रहे हैं। मंगल आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं और साथ साथ शनि के साथ षडाष्टक योग भी बना रहे हैं। तो अननेसेसरी के झगड़े, दूसरों के झगड़े में आप मनोमस्तिष्क को अशांत करते दिखाई दे रहे हैं, अपने मनोमस्तिष्क को अशांत करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में एक उपाय कर लीजिए। इस शुभ तिथि में आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप विशेष तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलेबी का भोग लगाएं और वहीं उसको वितरित कर दें, तो अच्छा रहेगा। साथ साथ सोम प्रदोष, ये विशेष तौर पर भौम प्रदोष जो पड़ रहा है, ये भी बड़ा शुभ योग है। भगवान शंकर का यदि इच्छु रस से अभिषेक करें तो कहा जाता है कि जीवन में ऋण संबंधी समस्याओं से निवृत्ति का योग बनेगा। इस उपाय को अवश्य करें, कल्याण के योग बनेंगे आपके लिए। तो जब जब भौम प्रदोष आए और जीवन में यदि ऋण परेशान कर रहा है तो इस उपाय का सहारा लेते हुए
प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना इस रूप से करने से कोई ना कोई देव योग से कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि घर में कोई नया बच्चा इन दिनों में पैदा हो रहा है 12 और 13 तारीख को, तो उसकी मूल शांति अवश्य कराएगा। अश्लेषा और मघा नक्षत्र विद्यमान रहेंगे जो मूल गणमूल के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे में बच्चे की मूल शांति अवश्य करानी चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। वहीं 13 सितंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन चतुर्दशी तिथि है, और साथ साथ उस दिन मासिक शिवरात्रि का भी योग है। अघोर चतुर्दशी पड़ रही है, बुधवार का संयोग है, और साथ साथ ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए थोड़ा सा भारी हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, अन्य स्थिति के जुर्माने हो सकते हैं अन्यथा। और विशेष तौर पर बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध का परिवर्तन शाम को 7 बजे के आसपास होगा, जो बुध उदय हो जाएंगे षष्ठ भाव में जाकर। षष्ठ भाव में बुध का योग विशेष तौर पर सूर्य के साथ और चंद्रमा के साथ जो होगा, ये थोड़ा सा आपके लिए कष्टमय दिखाई देता है। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। इन 2-3 दिनों में स्वास्थ्य के निमित्त मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। चावल का दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए या लघु मृत्युंजय जप करते हुए, या अघोर चौदस भी है तो अघोर मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें, दूध से या जल से, और बिलपत्र भगवान को अर्पित करें, कल्याण होगा। देखिए, एक बात का और ध्यान रख लीजिएगा, इस दिन भद्रा विद्यमान है। नए कार्यों को कम से कम इस बात का ध्यान रखें, रात्रि से लेकर सुबह करीब करीब दोपहर को 3:36 तक भद्रा विद्यमान रहेगी, तो ऐसे में कुछ नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लेने से बचना चाहिए, नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है और विघ्न आने के योग बनते हैं। वहीं 14 तारीख के दिन बात करें तो उस दिन अमावस्या का योग है। बहुत पैतृक कार्यों के लिए अमावस्या प्रशस्त कही गई है। गुरुवार पड़ रहा है, तो ऐसे में कहा जाता है कि ब्राह्मण जन, पंडित जन, ज्ञानी जनों की सेवा करें, उनको भोजन इत्यादि कराएं, और इससे कहा जाता है कि आपके पितरों को शांति प्राप्त करने का, पितृ ऋण से निवृत्ति का योग बन जाता है। यह भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा विषय है। हम जन्म में ही नहीं, जन्म के पूर्वार्ध में भी विश्वास रखते हैं, और इस बात को हमने बहुत भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा विशेष तौर पर रिसर्च करके लाया गया है, शोध करके लाया गया है कि हम अपने जीवन के ऋण को नहीं, पितृ ऋण संबंधित कार्यों से भी निवृत्ति करने के लिए कर्म को प्रशस्त करने का मार्ग ढूंढते हैं। और ये भारतीय संस्कृति की अद्भुत खोज है कि कोई हमारे जो पितृ ऋण से भी निवृत्ति के लिए, देव ऋण पितृ ऋण के लिए निवृत्ति के लिए भी हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और देव ऋण पितृ ऋण निवृत्ति के लिए अमावस्या की तिथि प्रशस्त है, विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आपके ग्रह थोड़े भारी चल रहे हैं, जैसा हमने आपको बताया था। चंद्रमा आपके लिए 7 षष्ठ भाग में, षष्ठ आपकी राशि में, विशेष छठे भाव में सूर्य और विशेष तौर पर बुध के साथ विराजमान है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे सकता है। तो ऐसे में चावल का दान, चावल खीर का भोजन कराना विशेष तौर पर बहुत शुभ रहेगा। गरीबों में खीर वितरण करना ये एक दिव्य उपाय है, इसका उपाय कर लेने से आपके लिए अच्छा रहेगा। और पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 15 तारीख के दिन हम बात करें तो उस दिन ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जाएगा। चीजों में इंप्रूवमेंट आने के योग स्वयं आपको दिखाई देंगे, और बहुत सारी चीजों में महत्वपूर्ण आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। कुछ नई संपर्क साधने के योग बन सकते हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा आपके लिए परिवर्तन का योग बनेगा। इस दिन भी अमावस्या रहेगी, लेकिन केवल 2 घड़ी रहेगी, और ये अमावस्या जो है वो दैविक कार्यों के लिए प्रशस्त कही गई है। तो सुबह सुबह जल्दी स्नान करें, और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अवश्य अर्घ दें। इस दिन देव तर्पण के लिए सबसे पहला कार्य किया जाता है, भगवान सूर्य को अर्घ दें, विशेष तौर पर देव तर्पण करें, उससे कल्याण के योग बनेंगे, कष्ट दूर होंगे। और जैसा हमने कहा कि ग्रह इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा इंप्रूव परिवर्तन होकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर को 11:30 के आसपास, तब से आपके लिए लाभ का योग बन सकता है, परिवर्तन का योग बन सकता है, नए संपर्कों साधनों के लिए रास्ता बन सकता है। तो इस सब का यूटिलाइज आपको करने का प्रयास करना चाहिए। शुक्रवार है, गौ सेवा करें, कल्याण होगा। वहीं बात कर लेते हैं 16 तारीख की। 16 तारीख को प्रतिपदा तिथि है, भाद्रपद मास की कृष्ण शुक्ल पक्ष की, शनिवार का अवसर है, और इस दिन बुध मार्गी भी हो रहे हैं। यह बहुत सुंदर योग बन रहा है कि बुध का मार्गी होना। बुध आपकी राशि के अनुसार से बात करें, आपके ग्रह के अनुसार से बात करें तो आपके मुख्य भागों के ग्रह के स्वामी हैं, विशेष तौर पर आपके चतुर्थ के और सप्तम के स्वामी हैं आपकी राशि के अनुसार से। और ऐसे में बुध छठे भाव में बैठे हैं, और छठे भाव में बैठकर सूर्य के सन्निकट आने से 12 अंश के अंतर आने से पहले वो अस्त भी हो गए थे, और अब जैसे सूर्य आगे बढ़ रहे हैं तो बुध पीछे जा रहे थे, अब वो मार्गी हो रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे। और बुध के उदय होने से आपके लिए कई चीजों में इंप्रूवमेंट आने के योग बन सकते हैं। मार्गी होने से कई प्रकार से इंप्रूवमेंट आने के योग बन सकते हैं, लेकिन अभी खर्चे थोड़े परेशान कर सकते हैं, तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आती हुई लक्ष्मी को लात मत मार दीजिएगा, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करें। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका विचार ऐसा हो सकता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा हिस्सा भी आप त्याग गए कहीं, तो अपने हिस्से को आपने मेहनत से कमाया है, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है कि लात नहीं मारनी है।
अभी कुछ दिन यहाँ बुध रहेंगे, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। केवल आज के लिए ही नहीं, कुछ आगे आने वाले दिनों में इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। शनिवार है और आपको ध्यान रखें कि शनि महाराज इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से आपके 11वें भाव में चल रहे हैं और स्वग्रही होकर चल रहे हैं, वहां नुकसान कराने के योग बना रहे हैं, तो उसके निमित्त कुछ उपाय करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि भगवान शिव का विशेष तौर पर पूजन करें। शमी के पत्ते तोड़कर या पुष्प तोड़कर भगवान को अर्पित करें। शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, या ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए इसको शमी के पत्तों को विशेष तौर पर भगवान को अर्पित करें। शमी के पेड़ पर जल चढ़ाएं। ये सारे उपाय हैं, इसके द्वारा आपके शनि के दोषों को शमन करने में आपको लाभ प्राप्त होगा। 17 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बहुत सुंदर तिथि है, कई प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं और ये तिथि ऐसी है कि इस दिन एक कर्म कर लेने से आपके जीवन के कई प्रकार के कलंकों से निवृत्ति प्राप्ति के योग बन जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में झूठे आरोप लग जाते हैं और वो भी लगते हैं हमारे कर्म के द्वारा ही हैं, और कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जाने या अनजाने में कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, जैसे चौथ के चांद को देख लिया। जी हाँ, चौथ का चांद देखना बड़ा अशुभ माना जाता है, शास्त्र के अंदर वर्णित है, भगवान कृष्ण ने भी देखा था, और आने 2 दिन बाद चौथ का चांद दिखाई देगा। तो ऐसे में यदि उससे उसके दोष से बचना है तो दूज के चांद को अवश्य देख लेना चाहिए। पंचांग के अनुसार से द्वितीया तिथि है भाद्रपद मास की, और इस दिन चंद्र दर्शन भी होंगे और साथ साथ बड़ा सुंदर योग बन गया है। रविवार के साथ साथ संक्रांति का योग भी बन गया है। जो सूर्य है वो मीन कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये बहुत सुंदर योग बनाने वाले हैं आपके लिए, तो आप ध्यान रखें। तो इस दिन विशेष तौर पर हृदय नाम का योग है, समस्त सूर्य के दोषों को दूर करने का उपाय। तो आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए, गायत्री का यज्ञ करना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ये सारे उपाय प्रशस्त कहे गए हैं। और जैसा हमने कहा, चंद्र दर्शन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। शाम के समय जब चंद्र थोड़ी देर के लिए दर्शन दें तो उस समय उनका दर्शन करने के उपरांत उनको अर्घ्य देना चाहिए और फिर माता पिता का विशेष तौर पर आशीर्वाद देना चाहिए, गौ पूजन करना चाहिए। ये शास्त्र में प्रशस्त वाक्य है, इनको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, इससे कल्याण के योग बनते हैं। देखिए, ग्रह परिवर्तन की तरफ जो जा रहे हैं वो आपके लिए कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के अवसर दे सकते हैं, तो उनका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। आपने छुट्टी को दिन को ऐसे ही ना व्यर्थ गवाएं, कुछ बड़े लोगों से मिलने, बड़े लोगों से संपर्क साधने का प्रयास करें, तो आपके लिए अच्छा रास्ता बनेगा, आगे बढ़ने के अवसर आपको बन सकते हैं। उपाय आपको बताए हैं वो करें, कल्याण होगा। 18 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन तृतीया तिथि है और साथ साथ उस दिन सोमवार का अवसर है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया वराह जयंती का अवसर। वराह जयंती यानी भगवान वराह रूप में अवतरित हुए। ये विशेष तौर पर पृथ्वी के समस्त त्रासों को दूर करने के लिए, जब हिरण्याक्ष जो था वो पृथ्वी को सराहने लगाकर सो गया था और कहा जाता है कि पृथ्वी पर भयंकर त्रास था उस वक्त, तब भगवान ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को ग्रास से बाहर निकाला और कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। समस्त जीव जंतु धरा के समस्त शोक हरे थे भगवान ने। तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। भगवान शालिग्राम की पूजा करने के साथ साथ उन पर गंगा जल, तुलसी, कपूर, चंदन इत्यादि के द्वारा उनका अभिषेक करना चाहिए। फिर इस जल को चरणामृत मानकर ग्रहण कर लेना चाहिए। कहा जाता है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये सुंदर उपाय शास्त्र के अंदर वर्णित है। इसको कर समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा भारी समय बनता है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने पैसे का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। ये उपाय कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। वही अगली बात करते हैं 19 तारीख की पंचांग के अनुसार से बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है इस दिन गणेश चतुर्थी है। सावन विशेष तौर पर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और साथ साथ मंगलवार का अवसर है और बहुत सुंदर तिथि बन गई। कई योग एक साथ एकत्र हो गए, मंगल और चतुर्थी, अंगारक योग। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, ये गणेश जयंती का अवसर, साथ साथ कलंक चौथ भी बन गई है। ये कलंक चौथ का मतलब कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन जो कर लेते हैं वो उन सब पे कलंक लग जाता है। भगवान कृष्ण ने भी इसका दर्शन जब उनके मत्थे लग गया चंद्रमा उस दिन, तो कहा जाता है कि भगवान पर भी समयंतक मणि चुराने का आरोप लग गया था और फिर उन्होंने भी अनेक प्रकार से अपने इस कलंक को छुटाने के लिए बहुत प्रयास किया, तब जाकर अथक प्रयास के बाद उस कलंक से निवृत्ति भगवान की हुई। तो कहा जाता है कि इस दिन चौथ के चांद को अवश्य त्याग देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसीलिए भारतीय संस्कृति में एक रीति बनाई गई पत्थर चौथ की, यानी इस दिन कहा जाता है कि पत्थर बाहर फेंक दिए जाते थे कि जिससे कोई निकले ना घर के बाहर। उसमें भी कल्याण का मार्ग था, ये नहीं कि किसी दुश्मनी के कारण से पत्थर मारे जाते थे।
बहुत सारे धर्मों में तो पत्थर मारने की परंपरा दुश्मनी निकालने के लिए, हमारे यहाँ तो किसी से दुश्मनी निकालने की बात ही नहीं की जाती। हमारे यहाँ तो ये भी पत्थर जो है कल्याण के लिए कि भाई निकलेगा तो तेरे पे कलंक लगेगा, इसलिए इस प्रकार की रीति बनाई गई। एक इस प्रकार से ऐसी परिपाटी बन गई। उसका मुख्य कारण था कि चंद्र के दर्शन ना हो। कई बार घर से बाहर निकलते ही गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं देखा और जैसे ही दिखाई दिया उस तरफ चंद्रमा बिल्कुल सामने मत्थे पड़ जाते हैं। अब दिख गए तो क्या कर सकते हैं, तो उसका कलंक लगना है और उससे निवृत्ति के लिए कहा जाता है कि सम्यवान कृष्ण की और सम्यंतक मणि की कथा का श्रवण कर लेना चाहिए, उससे वो कलंक से निर्वाह हो जाता है, कलंक आपके जीवन से दूर हो जाता है। तो ये भी शास्त्र में प्रशस्त है, लेकिन जहां है तो कोशिश करें इससे बचने का प्रयास अवश्य करने का आपको करना। एक बात का और ध्यान रखें, कई लोगों के मन में भ्रांति है कि गणेश चतुर्थी एक अनसूल साया है। क्यों? क्योंकि गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। श्री गणेश का अर्थ ही शुभारंभ करना होता है, लेकिन पंचांग के दृष्टिकोण से चतुर्थी जो है रिक्ता तिथि मानी जाती है और इस दिन तो भद्रा भी विद्यमान है जो करीब करीब 1:47 तक रहेगी। तो ऐसे में नया कार्य आरंभ करना पंचांग के दृष्टिकोण से, मुहूर्त के दृष्टिकोण से कुछ नए चीज का आरंभ करना शुभ नहीं रहेगा। उसमें कोई ना कोई विघ्न आने वाले समय में परेशान कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको अवश्य काटना चाहिए। गणेश जी का ध्यान करें, पूजन करें, अपने समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए समस्त प्रकार से गणेश जी की स्थापना कर उनकी पूजन विशेष तौर पर कर कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर तिथि है, उसका उपाय करते हुए कल्याण करें। क्योंकि अंगारक चतुर्थी भी है, तो ऐसे में हनुमान जी का भी पूजन करें। सबसे श्रेष्ठ उपाय हम आपको बता देते हैं समस्त कष्टों की निवृत्ति के लिए। इन दिनों ग्रह थोड़े से आपके मंगल शनि का षडाष्टक योग चल रहा है, साथ साथ विशेष तौर पे सूर्य का भी विशेष तौर पे जो ग्रहों का योगायोग बना हुआ है सूर्य का और राहु का, वो भी षडाष्टक योग की तरह से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में उपाय के तौर पर आप कुछ कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल का और राहु का भी षडाष्टक योग चल रहा है, तो इन सबको ठीक करने के लिए कुछ खास उपाय अवश्य आप करने का प्रयास करें। उससे आपके लिए कुछ न कुछ रास्ता मार्ग प्रशस्त होगा, कल्याण के योग बनेंगे। तो ऐसे में क्या उपाय किया जाए? श्री गणेश और हनुमान जी को दोनों को चोला चढ़ता है, तो और महाराष्ट्र में जाके देखेंगे तो गणेश जी के मंदिर पे भी उनको चोला चढ़ाने की व्यवस्था है। तो दोनों को चोला चढ़ाइए और देखिएगा आपके कष्ट दूर होने के सुंदर योग बन जाएंगे। बात कर लेते हैं 20 तारीख की। 20 तारीख को पंचमी है भाद्रपद मास के, और उस दिन ऋषि पंचमी के तौर पे इस अवसर को जाना जाता है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। आध्यात्मिक विकास का योग बन सकता है, लेकिन चंद्रमा थोड़ा सा ढीला है। ऐसे में चंद्रमा को बल देने के लिए एक काम आपको करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए, मंदिर में खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे मन की में विश्वास का प्रशस्त होगा और विशेष तौर पर आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करें। यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो चिंता ना करें। एक चैनल आपका अपना चैनल है, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ साथ अपने हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। आपको जवाब देने का हम जल्दी प्रयास करेंगे। धन्यवाद।